आज हम डी एंड एफ ब्लॉक का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड केमिकल रिएक्टिविटी। देखिए, सबसे पहले मैं आपको इम्पोर्टेंस बताना चाहूँगा कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की क्या इम्पोर्टेंस है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लिए मेरे पास एक एक्वा सॉल्यूशन है, ठीक है, और इसमें दो मेटल आयन प्रेजेंट हैं, ए पॉजिटिव और बी पॉजिटिव, दोनों ही सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। तो कौन सा आयन स्टेबल रहेगा, कौन सा आयन अपनी उसी फॉर्म में रहेगा, ए पॉजिटिव या बी पॉजिटिव, ये आपको कौन बताएगा? उनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जिस आयन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा नेगेटिव होगा, ठीक है, तो उस आयन की स्टेबिलिटी भी उतनी ही ज़्यादा होगी। ये बात आपने ध्यान रखनी है। तो यहाँ से हमने क्या पता करा कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो किसी भी मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी के बारे में बताएगा। जैसे कि आपको पता है जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं और जो ट्रांजिशन एलिमेंट हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो अब इन वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट में से कौन सी सबसे ज़्यादा स्टेबल फॉर्म है या फिर कौन सी सबसे ज़्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो हमें कौन बताएगा? उस मेटल आयन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो यहाँ पर आप देखिए, ये 3D सीरीज़ की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखे हैं, ठीक है। M2 पॉजिटिव डाइवेलेंट आयन की मेटल में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी। तो यहाँ पर आप देखिए, अधिकतर जो मेटल आयन हैं उनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसा दे रखा है? नेगेटिव दे रखा है, ठीक है। कॉपर का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो है पॉजिटिव। ये आपको आगे बताऊंगा मैं कि कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव क्यों है। और जो लास्ट एलिमेंट है जिंक, उसका भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव है, -0.76 वोल्ट। तो आप यहाँ पर देखिए कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में कोई रेगुलर वेरिएशन नहीं है, ठीक है। जैसे वेनेडियम है -1.18 है, क्रोमियम का देखो -0.91 है, ठीक है। उसके बाद Mn का कितना है? -1.18। तो कभी तो ये इंक्रीज करता है और कभी ये क्या करता है? डिक्रीज करता है। तो अब हमने इनकी जो वेरिएशन है, ऐसी वेरिएशन इनकी क्यों है, ये पता करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि इन सब में जो 2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है वो किसकी सबसे ज़्यादा स्टेबल है? अभी हमने ऊपर बात करी थी, जितनी ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, उस मेटल आयन की स्टेबिलिटी क्या होगी? उतनी ही ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर देखिए, जो मोस्ट नेगेटिव वैल्यू है Mn2 पॉजिटिव और V2 पॉजिटिव की सबसे ज़्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, तो इसका मतलब इनकी स्टेबिलिटी कैसी है? सबसे ज़्यादा है किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में। चलिए अब हम वेरिएशन को पता करते हैं कि ऐसा वेरिएशन क्यों है। अगर मैं सॉलिड स्टेट की बात करूं, ठीक है, सॉलिड स्टेट में कोई भी कंपाउंड स्टेबल है या नहीं, ये हमें पता लगेगा उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी से, ठीक है। जितनी कम आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगी, आपका कंपाउंड क्या होगा? उतना ही ज़्यादा स्टेबल बनेगा। क्यों? क्योंकि अगर आपका जो मेटल आयन है वो ईजिली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, ठीक है, तो आपका जो मेटल आयन है वो भी आसानी से बन जाएगा, और जो आसानी से बने वो क्या होगा? ज़्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी कि जो निकल 2 पॉजिटिव कंपाउंड है, मतलब 2+ की स्टेट में, वो ज़्यादा स्टेबल हैं किससे? प्लेटिनम +2 वालों से। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर निकल और प्लेटिनम दोनों की आयनाइजेशन एंथैल्पी दे रखी है। ये फर्स्ट 2 आयनाइजेशन एंथैल्पी का सम है और ये नेक्स्ट 2। तो अब यहाँ पर देखिए आप, जो फर्स्ट 2 आयनाइजेशन एंथैल्पी है, मतलब जब 2 इलेक्ट्रॉन निकाले जाएंगे निकल और प्लेटिनम में से, तो किसका कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल बनेगा? जो निकल है उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी है 2.49 × 10⁻³ किलोजूल पर मोल, और जो प्लेटिनम के जो 2 इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स, उनको निकालने के लिए एनर्जी चाहिए 2.66 × 10⁻³
3। तो अभी हमने ऊपर बात करी थी कि जितनी कम आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी कंपाउंड कैसा बनेगा, उतना ही ज़्यादा स्टेबल बनेगा। तो निकल 2 पॉजिटिव कंपाउंड ये ज़्यादा स्टेबल बनेंगे किससे, प्लेटिनम 2 कंपाउंड से। ठीक है, मान लीजिए ये क्वेश्चन आ जाए कि NiCl2 और PtCl2 कि इसमें से कौन सा ज़्यादा स्टेबल है। तो कौन सा ज़्यादा स्टेबल है आपका NiCl2। क्यों? क्योंकि Ni की ऑक्सीडेशन स्टेट वो तो +2 है ही दोनों में, लेकिन जो निकल है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कैसी है, कम है। लेकिन जो प्लेटिनम 4 ये तो +2 स्टेट में थे ऊपर वाले, ठीक है, लेकिन अगर मैं प्लेटिनम +4 कंपाउंड की बात करूं तो उल्टा हो जाएगा। ठीक है, प्लेटिनम +4 कंपाउंड ये ज़्यादा स्टेबल होंगे किससे, निकल +4 से। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो प्लेटिनम 4 मतलब ये सेकंड आपको रो दिखाई दे रही है, ये थर्ड और फोर्थ इलेक्ट्रॉन निकालने की है, और इन दोनों का अगर सम कर देंगे तो ये नीचे वाली एंथैल्पी आ जाएगी। ठीक है, ये वो एंथैल्पी है जो 4 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए चाहिए। तो निकल में देखिए कितनी है, 11.29 × 10⁻³ अगर हमने कैसा कंपाउंड बनाना है, निकल +4 कंपाउंड। और जो प्लेटिनम वाला है उसमें देखिए 9.36 × 10⁻³ किलोजूल पर मोल। तो इसका मतलब ये है कि प्लेटिनम 4 कंपाउंड बनाने ज़्यादा आसान है एज कंपेयर टू निकल 4 कंपाउंड। या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि प्लेटिनम 4 कंपाउंड वो ज़्यादा स्टेबल हैं किससे, निकल 4 कंपाउंड से। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कभी कभी कि एक कंपाउंड दे रखा है आपको K2PtCl6, ये तो नॉन है। ठीक है, K2NiCl6 ये नॉन नहीं है, क्या रीज़न है इसका। तो यहाँ पर आप प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए कितनी है, पोटेशियम प्लेटिनम की निकाली हमने, पोटेशियम की +1 होती है तो +1 लिख दिया, क्लोरीन की -1 होती है। तो अगर मैं कैलकुलेट करूँ Pt की तो यहाँ कितनी आएगी, +4। ठीक है, उस तरह से इस दूसरे कंपाउंड में भी निकल की कितनी आएगी, +4। तो आप हमने अभी देखा है कि जो प्लेटिनम 4 कंपाउंड हैं वो ज़्यादा स्टेबल हैं, या फिर कह सकते हैं इसमें आयोनाइजेशन एनर्जी कम चाहिए। अगर आयोनाइजेशन एनर्जी कम चाहिए तो K2PtCl6 ये बनेगा, K2NiCl6 नहीं बनेगा। ओके, लेकिन अगर हम सॉल्यूशंस में किसी भी आयन की स्टेबिलिटी के बारे में बात करें तो वो डिपेंड करेगी किस पर, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर। और जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है वो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, आयोनाइजेशन एंथैल्पी और हाइड्रेशन एंथैल्पी पर डिपेंड करती है। तो मान लीजिए हमने किसी भी सॉल्यूशन के किसी भी मेटल के आयन को हमने डिसोल्व करना है वाटर में। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, मेटल को सॉलिड से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए जो एनर्जी चाहिए उसको बोलते हैं हम एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। ठीक है, क्योंकि हमें आयन बनाना है। ठीक है, आयन बनाने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मेटल को पहले गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो गया पहले स्टेप में। सेकंड स्टेप में क्या हो गया, हमने इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। ठीक है, तो उस दौरान जो एनर्जी रिलीज होगी उसे हम क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब क्या होगा, ये जो मेटल आयन है इसको हम वाटर में डिसोल्व करेंगे तो हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, मेटल आयन और वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में इंट्रैक्शन होगी तो वहाँ से कुछ एनर्जी रिलीज होगी जिसे हम कहेंगे एनर्जी ऑफ हाइड्रेशन। तो यहाँ पर डेल्टा HT का मतलब टोटल एंथैल्पी, जिस पर डिपेंड करता है आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वो किस किस का सम हुआ, आयनाइजेशन एंथैल्पी का प्लस एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन का प्लस एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन का।
अब जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है इसी डेल्टा एच पर डिपेंड करेगा। ठीक है, अगर डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव आती है, कैसी आती है डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव, तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो भी नेगेटिव होगा। और अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव होगा तो आपका आयन क्या होगा, स्टेबल होगा। ठीक है, जितनी ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव होगा और आपका कंपाउंड या सॉरी आपका जो मेटल आयन है वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। ये हमने बात शुरू में ही कर ली थी कि जितना ज़्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा आपकी जो आयन है उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, तो द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज ए मेजर ऑफ टोटल एंथैल्पी चेंज। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस चीज़ का मेजर है कि कितनी एंथैल्पी चेंज हुई है जब एक सॉलिड मेटल को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, उसके एक्वस फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो ट्रेंड है अब आ चुके हैं वहाँ पर दोबारा से। तो हमने क्या कहा था कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसमें कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं है, ये 3D सीरीज है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो स्टेबल हमने बताया था वो Mn2 पॉजिटिव या फिर V2 पॉजिटिव है। इसमें स्कैंडियम भी नहीं है। स्कैंडियम क्यों नहीं है, क्योंकि स्कैंडियम की 2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है कब, जब मेटल आयन किस में कन्वर्ट होता है, मेटल में। ठीक है, क्योंकि जो स्कैंडियम है वो केवल कौन सी स्टेट शो करता है, 3 पॉजिटिव। ठीक है, तो उसका 3 पॉजिटिव के अकॉर्डिंग ही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकलेगा। ये जो सीरीज है ये केवल किसकी है, मेटल 2 पॉजिटिव आयन की स्टेबिलिटी के बारे में। तो यहाँ पर आप देखिए जो कॉपर है आपका, कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, क्यों है पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पर जो हमने अभी पीछे बात करी थी कि डेल्टा एच टी जो टोटल एंथैल्पी है वो किस पे डिपेंड करती है, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन प्लस आयोनाइजेशन एंथैल्पी और प्लस हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो यहाँ पर जो डेल्टा एच की वैल्यू आती है कॉपर के केस में वो आती है पॉजिटिव। ठीक है, क्योंकि जो दूसरे आयंस हैं उनमें हाइड्रेशन एंथैल्पी काफ़ी रिलीज होती है जिसके कारण वैल्यू नेगेटिव आ जाती है डेल्टा एच की। लेकिन इस केस में जो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन है वो ज़्यादा रिलीज नहीं होती, जिसके कारण जो ओवरऑल वैल्यू है वो कैसी आती है, पॉजिटिव। अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर यहाँ पर जो टोटल एंथैल्पी वो पॉजिटिव आती है तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव आने का ये मतलब है कि कॉपर 2 पॉजिटिव आयन, ठीक है, ये ज़्यादा स्टेबल नहीं है। ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके किस में कन्वर्ट हो सकते हैं, दोबारा Cu में कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। तो कोई भी रेगुलर वेरिएशन नहीं है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में, कभी घट रही है कभी बढ़ रही है। ठीक है, उसका रीजन आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस टेबल में देख सकते हैं। इस टेबल में देखिए जो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन है, देखिए कभी बढ़ रही है कभी घट रही है, यहाँ बढ़ गई फिर बढ़ गई, ठीक है, फिर घट गई, लास्ट में बहुत घट गई। ठीक है, उस तरह से जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है उसमें भी कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं है। देखिए स्टार्टिंग में घट गई, थोड़ी बढ़ी, फिर बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो इसमें भी इंक्रीज डिक्रीज रहता है हर एंथैल्पी में। ठीक है, तो चाहे आपकी हाइड्रेशन एंथैल्पी हो, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने की एनर्जी, सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने की एनर्जी, ये 3D सीरीज है। क्योंकि हम कौन से आयन की बात कर रहे हैं, M2 पॉजिटिव आयंस की 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो डेल्टा H1 ये फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है, डेल्टा H2 सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी है। मेटल को गैस में कन्वर्ट किया जाएगा तो सब्लिमेशन एनर्जी है, फिर इसको वाटर में डिसोल्व किया जाएगा तो उसमें कौन सी एनर्जी रिलीज होगी, हाइड्रेशन एनर्जी। तो इन एनर्जीज में ही खुद ही कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं है, और जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो इन्हीं एनर्जी पे डिपेंड करता है। यदि इनमें कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं है
तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर भी कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं होगा। अब कुछ इसमें एग्जांपल्स करते हैं हम। जो कॉपर है उसकी वैल्यू पॉजिटिव क्यों है? ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया था, क्योंकि उसमें जो टोटल एंथैल्पी रिलीज होती है वो कैसी रिलीज होती है? पॉजिटिव। ठीक है, द रीजन फॉर द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर कॉपर इज द सम ऑफ, किसका सम है ये? एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन एंड आयोनाइजेशन विच इज नॉट बैलेंस्ड बाय हाइड्रेशन एंथैल्पी। ठीक है, मैंने आपको बताया था इसमें जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है, जो एनर्जी रिलीज होती है जब आयन वाटर में डिसोल्व किया जाता है, तो ज़्यादा एनर्जी उसमें रिलीज नहीं होती। ठीक है, जिससे डेल्टा एच टोटल उसकी वैल्यू कैसी आती है? पॉजिटिव आती है। उसी तरह से द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू ऑफ Mn एंड Zn इज मोर नेगेटिव देन एक्सपेक्टेड। ठीक है, जो इनकी वैल्यू है वो मोर नेगेटिव है। मोर नेगेटिव का मतलब इनका आयन कैसा है? स्टेबल है। अब स्टेबल क्यों है जरा देखिए। अगर मैं Mn की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, 25 इसका एटॉमिक नंबर है, आर्गन 3d5 और 4s2। ठीक है, Mn2 पॉजिटिव कब बनेगा? जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज होंगे, और 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद कॉन्फ़िगरेशन कैसा आ जाएगा? बिल्कुल स्टेबल। तो मेटल खुद ही इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है, खुद ही कौन सी स्टेट में आना चाहता है? 2 पॉजिटिव। तो अगर खुद ही 2 पॉजिटिव स्टेट में आना चाहता है तो वहां पर वैल्यू नेगेटिव होगी, क्योंकि वो स्टेट कैसी होगी? स्टेबल होगी। ठीक है, तो M2 पॉजिटिव यहाँ पर वैल्यू कैसी होगी? मोर नेगेटिव। उस तरह से जो जिंक का केस है, जिंक के केस में भी मोर नेगेटिव वैल्यू है। क्यों है? क्योंकि इसका कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं लिखूं 3d10 और 4s2, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे आपका जिंक, किस में आ जाएगा? Zn2 पॉजिटिव स्टेट में। Zn2 पॉजिटिव में कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा इसका? 3d10, जो कि कैसा है? स्टेबल है। ठीक है, तो Zn2 पॉजिटिव इज स्टेबल बिकॉज इट हैज नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब अगर मैं केमिकल रिएक्टिविटी की बात करूं, तो जितनी ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू होती है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, आपका जो सब्सटेंस होता है वो उतना ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है, तो जो पहली सीरीज़ है, फर्स्ट सीरीज़, उसमें जो कॉपर है, कॉपर का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो कितना है? 0.34 वोल्ट। वैल्यू कैसी है? पॉजिटिव है। पॉजिटिव वैल्यू का मतलब ये है कि ये आपका अनस्टेबल है, या फिर इसकी रिएक्टिविटी कैसी है? बहुत कम है। नेगेटिव वैल्यू मोर रिएक्टिविटी, पॉजिटिव वैल्यू लेस रिएक्टिविटी। ठीक है, तो ये था आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल।